वेलकम टू माय स्टडी नोट्स। देखिए, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है आपका ये मॉनेटरी पॉलिसी। जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारी इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, देखिए आपने प्रीवियस लेक्चर में, है ना, प्रीवियस लेक्चर में आपने एक टॉपिक पढ़ा था जिसको हम क्या बोलते हैं, आपका इन्फ्लेशन बोलते हैं। सही है। अब देखो, जब मार्केट में इन्फ्लेशन आता है तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, हम मतलब जो आरबीआई है वो क्या करेगा, आपका ये मॉनेटरी पॉलिसी बनाएगा, है ना, कि जब मार्केट में मनी का फ्लो क्या हो जाएगा, आपका ये ज़्यादा हो जाएगा या मनी का फ्लो मार्केट में क्या है, कम है, तो उस मनी के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो क्या करता है, मॉनेटरी पॉलिसी आपका बनाएगा कि हम इस मनी के फ्लो को कैसे आपका कंट्रोल आपका करें। ठीक है, तो इसी चीज को देखते हुए हम क्या पढ़ने वाले हैं आज, आपका मॉनेटरी पॉलिसी आपका डिस्कस आपका करेंगे। देखिए, ये लिखा है आपका मॉनेटरी पॉलिसी है। सिंपल मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या होता है कि ये वो पॉलिसी है जो मनी सप्लाई को और जो कंट्रोल ऑफ क्रेडिट है ना, जो मनी सप्लाई और जो कंट्रोल ऑफ क्रेडिट से क्या होगी, आपका रिलेटेड होगी। ठीक है, मनी सप्लाई का मतलब हो गया कि हमें इन्फ्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट का मतलब हो गया कि लोगों के पास कि कितना पैसा आपका उधार जाना चाहिए, कितना पैसा आपका उधार आपका नहीं जाना चाहिए। इसी के द्वारा हम क्या करते हैं, मनी के फ्लो को इकोनॉमी में कंट्रोल आपका किया जाता है। ठीक है, देखें, जब भी आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी बनाएगा तो मॉनेटरी पॉलिसी को बनाते वक्त तो दो बातों का आपका ध्यान रखता है। ठीक है, यानी इस चीज में दो फैक्टर्स है जिनके बारे में ध्यान रखेगा। जो फर्स्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, आपका ये इन्फ्लेशन बोलते हैं ना, कि जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है एक तो इन्फ्लेशन को ध्यान में रख के बनाई जाएगी, दूसरा इकोनॉमिक ग्रोथ को, जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है। देखो, दोनों ये जो वर्ड है ना, ये दोनों जो वर्ड्स हैं एक दूसरे के अपोजिट है ना। क्यों? देखो, जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन कैसी सिचुएशन है आपका, ये अनडिजायरेबल है। सही है, और जबकि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो हमारा क्या, आपका ये डिजायरेबल है ना। इसका मतलब क्या होता है, देखो, जब मार्केट में मनी का फ्लो बढ़ेगा, यानी हमने क्या करा, मार्केट में मनी का फ्लो आपका इंक्रीज हो रहा है, तो मनी के फ्लो इंक्रीज होने पे क्या होगा, उससे इन्फ्लेशन क्रिएट होगा मार्केट में। सही है, बट इन्फ्लेशन क्या आपका ये अनडिजायरेबल है। सही है, और जब मनी का फ्लो बढ़ेगा तो मनी के फ्लो के बढ़ने से क्या होता है, जो गुड्स और सर्विसेज की जो डिमांड है वो भी इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी क्या करेगी, आपका ये बढ़ेगी। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि जब मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है तो मॉनेटरी पॉलिसी को बनाते इन दो बातों का ध्यान रखा जाता है कि मार्केट में इन्फ्लेशन भी ज्यादा ना बढ़े और साथ के साथ ही हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ क्या करे, आपका ये इंक्रीज करे, क्योंकि ये दोनों ही क्या करते हैं, आपका सेम डायरेक्शन में आपका मूव आपका करेंगे, क्योंकि मनी के फ्लो इंक्रीज होने से इन्फ्लेशन भी बढ़ता है और मनी के फ्लो इंक्रीज होने से इकोनॉमिक ग्रोथ भी हमारी क्या होगी, आपका बढ़ेगी। तो हमें इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ में बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, यानी जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो क्या करता है, मॉनेटरी पॉलिसी आपका ये बनाएगा। आपका क्लियर है? अब देखो, यहां पर अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी को और आगे बढ़े तो जो मॉनेटरी पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी को अगर देखा जाए तो मॉनेटरी पॉलिसी दो तरीके से बनाई जा सकती है ना। या तो जो मॉनेटरी पॉलिसी होगी वो क्या होगी, आपका चीप मॉनेटरी पॉलिसी होगी। सेकंड क्या है, चीप मॉनेटरी पॉलिसी। सेकंड है आपका डियर मॉनेटरी पॉलिसी। अब पहले ये समझ लेते हैं कि जो डियर मॉनेटरी पॉलिसी है या चीप मॉनेटरी पॉलिसी, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। देखो, डियर का मतलब होता है कि जब हम जो फंड्स बैंक प्रोवाइड कर रहा है, यानी जो बैंक आपका पैसा लोगों को उधार दे रहा है, उसको देखते हुए हमने क्या करा है, डियर की और किसकी बात की, आपका चीप की। डियर का मतलब होता है कि जो बोरोइंग है वो हमारी क्या हो जाएगी, आपका कॉस्टलियर हो जाएगी। सी है, इसका मतलब होता है कि जो चीपर का मतलब आपको पता है, चीप से क्या बन जाएगा, आपका ये चीपर बन जाएगा कि जो बोरोइंग है वो हमारी क्या हो जाएगी, आपका वो सस्ती हो जाएगी। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि जब हम कोई भी पैसा उधार लेंगे तो जो पैसा हमने उधार लिया है वो हमें क्या मिलेगा, एक आपका ये वो एक कॉस्टलियर रेट पर मिलेगा, यानी जो बैंक ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो हमारा क्या होगा, मार्केट में हायर होगा। ठीक है, और इसका मतलब है कि जो हमें पैसा उधार मिल रहा है वो कैसे मिलेगा, आपका ये लो रेट पे। तो हम ये कहते हैं कि जब मार्केट में क्या होता है, आपका इन्फ्लेशन होता है। ठीक है, जब इन्फ्लेशन क्या होगा मार्केट में, आपका हाई इन्फ्लेशन होगा,
तो हाई इन्फ्लेशन की कंडीशन में जो आरबीआई है वो कैसी मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट करेगा, आपका डियर मॉनेटरी पॉलिसी लेके चलेगा। लेकिन अगर मार्केट में जो इन्फ्लेशन है वो कैसा इन्फ्लेशन है, आपका लो और मॉडरेट इन्फ्लेशन है, कि जो मार्केट में इन्फ्लेशन है या तो बहुत कम है या ना के बराबर है, तो उस कंडीशन में हम जो मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट करेंगे उसको हम क्या कहते हैं, आपका चीप मॉनेटरी पॉलिसी आपका कहा जाएगा। तो जब इन्फ्लेशन की कंडीशन पे, हाई इन्फ्लेशन में डियर मॉनेटरी पॉलिसी को एक्सेप्ट किया जाएगा, जिससे जो बोरोइंग है वो हमारी कर जाएगी, आपका कॉस्टलियर हो जाएगी, और लोग पैसा क्या करेंगे, आपका कम उधार लेंगे, और मार्केट में मनी का फ्लो क्या हो जाएगा, आपका ये कम हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर मार्केट में क्या आपका लो इन्फ्लेशन है, तो लो इन्फ्लेशन में चीप मॉनेटरी पॉलिसी को यूज करेंगे। चीप मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर जो पैसा है, आपको जो उधार मिलेगा वो एक आपका लो रेट पर मिलेगा, और पैसे जब लो रेट पे मिलेगा तो इससे मार्केट में मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, आपका वो बढ़ने लगेगी। आपका क्लियर है? तो ये दो हमने कंसेप्ट समझे, एक चीप हो गया और सेकंड क्या हो गया, आपका ये डियर हो गया, है ना। अब आगे चलते हैं। अब देखो इस टॉपिक के बाद हम बात करते हैं टूल्स, कि हमने ये तो समझ लिया कि मार्केट में जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन को जो कंट्रोल किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाएगा, आपका ये मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा किया जाएगा। लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी भी क्या होते हैं, अपने एक आपका टूल्स है, कि जो आरबीआई है वो कौन कौन से टूल्स आपका यूज कर सकते हैं मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करने के लिए। सी अब देखो ये जो टूल्स हैं इनको भी हमने दो पार्ट में क्लासिफाइड किया है। सी है, जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम कहते हैं आपका ये क्वांटिटेटिव मेजर्स, सेकंड है आपका ये क्वालिटेटिव मेजर्स। जो क्वांटिटेटिव है वो बेसिकली हमारे क्या आपका जर्नल है नहीं, जो जर्नल मेजर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, आपका ये क्वांटिटेटिव कहा जाएगा। ये जो इन्फ्लुएंस करते हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट को इन्फ्लुएंस करेंगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट। जबकि ये जो सेकंड वाले जो है आपका क्वालिटेटिव है, ये कैसे है, आपका ये सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल है ना, कैसे है आपका ये सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल है। तो सिलेक्टिव का मतलब होता है कि ये इन्फ्लुएंस करेंगे अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट को, है ना, कि जो हमारी अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट है, कि जो हमारे क्या आपका बोरोअर्स हैं, यानी जो पैसा उधार लेने वाले हैं, उनके पास कितना पैसा आपका जाना चाहिए, या उनके पास कितना पैसा है, उनके पास कितनी अवेलेबिलिटी है क्रेडिट की, जो इस चीज को डिसाइड करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, आपका ये क्वालिटेटिव मेजर्स कहा जाता है। सी है, तो एक तो हो गए हमारे क्वांटिटेटिव, इस टूल्स को दो पार्ट में क्लासिफाइड किया, फर्स्ट क्वांटिटेटिव, सेकंड क्या हो गया आपका ये क्वालिटेटिव। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि जो क्वांटिटेटिव में कौन कौन से आएंगे। देखो क्वांटिटेटिव में फर्स्ट जो आता है उसको हम बोलते हैं रेशियो कहा जाता है ना। रेशियो में दो पॉइंट आएंगे, फर्स्ट होगा आपका CRR, सेकंड क्या होगा आपका ये SLR। सी है, सेकंड पॉइंट की बात करें इसमें, फिर इसमें आएंगे आपका रेट्स आएंगे। रेट्स में क्या आएगा, पहला आपका ये बैंक रेट आएगा, सेकंड आएगा आपका ये रेपो रेट आएगा, थर्ड आएगा आपका ये रिवर्स रेपो रेट आएगा, फोर्थ आएगा आपका MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अगर हम इसमें थर्ड पॉइंट की बात करें, थर्ड पॉइंट, फिर क्या आएगा आपका ये फोर्थ पॉइंट। थर्ड पॉइंट में आएगा आपका ये ओपन मार्केट ऑपरेशन, और जो लास्ट पॉइंट है वो है करेंसी प्रिंटिंग। तो ये जितने भी टूल्स लिखे हैं ये सारे के सारे किसका पार्ट है, आपका ये क्वांटिटेटिव का पार्ट है। ऐसे ही हमारा किस में आएगा, आपका ये क्वालिटेटिव में आएगा। तो क्वालिटेटिव में क्या क्या आ सकता है, फर्स्ट आपका इसमें आएगा आपका ये मार्जिन रिक्वायरमेंट, सेकंड आएगा रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, नेक्स्ट आएगा गाइडलाइंस, नेक्स्ट आएगा मोरल सुएशन, और लास्ट है आपका ये डायरेक्ट एक्शन। तो ये हमारे जो पॉइंट लिखे हुए हैं
ये जो पांचों के पांचों पॉइंट आपके सामने लिखे हैं ये किसके पार्ट है? आपका क्वालिटेटिव के पार्ट है। और ये जितने भी फैक्टर्स आपके लिखे गए इसका पार्ट है आपका ये क्वांटिटेटिव का। तो हमें ये जो टूल्स लिखे गए इन टूल्स के बारे में हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे कि टूल्स आपके क्या हैं। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं एक एक करके आपका, है ना। देखिए सबसे पहले हम जो बात करें इसको नोट कर लेना, मैं रफ कर रहा हूं। देखो हमें इन टूल्स के बारे में डिस्कस करना है कि ये टूल्स क्या हैं। सबसे पहले आपके देखो ये सारे जो पॉइंट हैं ये समझने वाले पॉइंट हैं, इनको आपको समझना है, सही है। सबसे जो पहला पॉइंट लिखा है आपके सामने रेशियो के अंडर, उसको हम बोलते हैं आपका कैश रिजर्व रेशियो। सिंपली ये सीआरआर के नाम से जाना जाता है ना। देखो सीआरआर का क्या मतलब होता है? जो सीआरआर है, सीआरआर क्या है कि एक परसेंटेज है जो ये डिसाइड करता है कि कॉमर्शियल बैंकों को अपनी टोटल डिपॉजिट का कितना रेशो, कॉमर्शियल बैंकों को टोटल डिपॉजिट का कितना रेशो आपका आरबीआई के पास आपका रखना पड़ता है। उस रेशो को या उस फिक्स परसेंटेज को हम क्या कहते हैं? आपका सीआरआर कहा जाता है ना। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि इट इज द परसेंटेज ऑफ द टोटल डिपॉजिट अ कॉमर्शियल बैंक रिक्वायर्ड टू मेंटेन विद द आरबीआई से। आप इसको जो मैंने बोला है नोट कर लेना। यानी इसको और समझा देता हूं कि जो इसमें क्या होता है कि जो हमारे कॉमर्शियल बैंक होते हैं, सी है, इन कॉमर्शियल बैंकों को अपनी टोटल डिपॉजिट्स का, किसका? आपका टोटल डिपॉजिट्स का एक फिक्स रेशो, सी है। फिक्स रेशो का मतलब है कुछ परसेंटेज होगा, है ना। फिक्स रेशो इनको कहां पर रखना पड़ेगा? आपका ये आरबीआई के पास आपका ये रखना पड़ता है ना। तो हम कहते हैं कॉमर्शियल बैंकों को अपनी टोटल डिपॉजिट का जो फिक्स रेशो आरबीआई के पास आपका रखना पड़ता है, जो क्या आपका रिक्वायरमेंट है कि इसको ये मेंटेन आपका करना ही पड़ेगा। तो उस रेशो को, उस परसेंटेज को हम क्या कहते हैं? आपका ये सीआरआर आपका कहा जाएगा। ऐसा क्यों होता है ये भी समझ लेते हैं। देखो ऐसा करने के दो रीजन है। पहला है, फर्स्ट है इसका जो रीजन है एश्योरेंस टू डिपॉजिटर्स। सेकंड है मैनेज्ड मनी सप्लाई। देखो यहां पर हमने कहा कि कॉमर्शियल बैंकों के लिए एक फिक्स रेशियो डिसाइड किया गया है। वो इसलिए क्योंकि जो डिपॉजिटर्स हैं, जिन लोगों ने बैंक में पैसा जमा करा है, उनको इस बात का विश्वास हो कि जो पैसा जमा करा है उनको क्या होगा? डेफिनेटली वो वापस आपका मिलेगा। तो सीआरआर पहले तो इस बात को बताता है। दूसरा, सीआरआर किसको मैनेज करता है? आपका मनी सप्लाई को। मनी सप्लाई का क्या मतलब हो गया आपका? कि मार्केट में जो मनी का फ्लो है ना, मनी का फ्लो है, या इसको हम कह सकते हैं सिंपली आपका कि जो कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, की जो पैसा उधार दिया जा रहा है उसको कंट्रोल करना जो काम है वो किसका है? आपका ये सीआरआर का, है ना। अब इसमें कैसे ये वर्क करता है समझ लेते हैं। देखो अगर हम इसके रिजल्ट की बात करें, देखो समझते हैं रिजल्ट क्या है इसका। देखो मार्केट में क्या है, अगर इन्फ्लेशन है ना, इन्फ्लेशन का मतलब आप सभी जानते हो, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, ठीक है, आप उसको देख सकते हो। तो यहां पर हम ये कहते हैं कि जब मार्केट में इन्फ्लेशन है तो इन्फ्लेशन को क्या करना है? हमें कम करना है, यानी मनी के फ्लो को क्या करना है? हमें आपका कम करना है। तो इन्फ्लेशन की कंडीशन में, और ये कैसा इन्फ्लेशन है आपका? ये हाई इन्फ्लेशन है, ठीक है। तो हाई इन्फ्लेशन की कंडीशन में जो आपका आरबीआई होगा वो सीआरआर को क्या कर देगा? आपका इंक्रीज कर देगा। सीआरआर को इंक्रीज करने से क्या होगा कि जो अवेलेबिलिटी, जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है ना, वो हमारी क्या हो जाएगी? वो आपका ये इंक्रीज हो जाएगी। यानी इसका मतलब है कि जो अवेलेबिलिटी, जो अवेलेबल ऑफ फंड है किसके पास? आपका कॉमर्शियल बैंक के पास, वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। या हम कह सकते हैं कि जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग है वो क्या हो जाएगी? आपका इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से लोग क्या करेंगे? कम पैसा उधार लेंगे, और कम पैसा उधार लेने से जो मनी सप्लाई है वो क्या हो जाएगी? आपकी वो धीरे धीरे आपका कम होने लगेगी आपका, सही है। यानी और मनी सप्लाई कैसे कम होगी? और मनी सप्लाई के कम होने से जो प्राइसिंग है ना, वो हमारे क्या हो जाएंगे? आपका फॉल्स होंगे, सही है। और एंड वाइस वर्सा, सही है। वाइस वर्सा का मतलब आप सभी जानते हो। वाइस वर्सा का मतलब है कि अगर मार्केट में कैसा इन्फ्लेशन होगा? आपका ये लो इन्फ्लेशन होगा। तो लो इन्फ्लेशन की कंडीशन में सीआरआर को क्या कर दिया जाएगा? आपका कम कर दिया जाएगा, जिससे जो अवेलेबल ऑफ फंड्स है वो हमारे इंक्रीज हो जाएंगे, और मार्केट में मनी सप्लाई क्या हो जाएगी? धीरे धीरे बढ़ने लगेगी, और प्राइस करेंगे आपके अब आपका ये हो जाएंगे, सही है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर
कि जो सीआरआर की जो रेंज है, रेंज का मतलब है कि बैंक कितना मिनिमम सीआरआर रख सकता है और सीआरआर को मैक्सिमम कितना ले जा सकता है ना। तो अगर हम इसके मिनिमम की बात करें तो जो मिनिमम है वो कितना है आपका 3% है और जो मैक्सिमम है वो कितना है आपका ये 15% है। कि सीआरआर की जो मिनिमम लिमिट है कि कम से कम बैंक इतना सीआरआर आपका ये रखेगा, ये रखेगा, और ज्यादा से ज्यादा कितना रख सकता है आपका ये 15% आपका। सी है, तो ये हमारा कंसेप्ट है किसका सारा आपका ये सीआरआर का। सी, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। देखो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा आपका ये एसएलआर। सेकंड पॉइंट है एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब समझ लेते हैं ये एसएलआर क्या है। सी है, देखो एसएलआर भी क्या है, एक आपका ये परसेंटेज है और क्या है आपका रेशियो। देखो देखो इसमें कहते हैं कि कॉमर्शियल बैंकों को, है ना, देखो कॉमर्शियल बैंकों को अपनी टोटल डिपॉजिट्स का, कि जो हमारे कॉमर्शियल बैंक हैं उनको अपनी टोटल डिपॉजिट्स का, अब टोटल डिपॉजिट्स जो होगी वो किस फॉर्म में होगी आपका ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी की फॉर्म में। सी है, किसकी फॉर्म में हो सकती है आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी इंक्लूड कर सकते हैं और क्या इंक्लूड कर सकते हैं आपका गोल्ड एक्सेट्रा, है ना। तो हम ये कहते हैं कि कॉमर्शियल बैंकों को अपनी टोटल डिपॉजिट्स का एक मिनिमम रेशियो कहाँ पर रखना पड़ता है आपका ये अपने पास रखना पड़ेगा इटसेल्फ, है ना। समझ लीजिए यहाँ फर्स्ट वाले पॉइंट में जो पैसा था वो आपका सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई के पास रखा जा रहा था, और इस वाले पॉइंट में जो पैसा है कॉमर्शियल बैंक को कहाँ पर रखना है आपका ये अपने पास आपका रखना है। सी है, तो कॉमर्शियल बैंकों को अपनी टोटल डिपॉजिट्स का, और जो टोटल डिपॉजिट्स कैलकुलेट होगी उसमें क्या क्या इंक्लूड करेंगे। सी है, उसमें इंक्लूड करेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये आपका गोल्ड एक्सेट्रा, जो भी चीजें इसमें एक्सेट्रा का मतलब और भी चीजें आपका हो सकती है। इन सबको बेसिकली ये जो है किस पे निकाली जाएगी आपका ये लिक्विड असेट्स पे। इन सबको बोलते हैं आपका लिक्विड असेट्स का मतलब है वो असेट जिसको आप विद इन 3 मंथ्स कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, उसको हमने क्या नाम दे दिया आपका लिक्विड असेट। इसमें क्या हो सकता है गोल्ड भी आ सकता है और आपका जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है वो भी इंक्लूड आपका करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा आपका एसएलआर। अब एसएलआर की भी क्या है अपनी एक रेंज है। सही है ना, अगर हम एसएलआर की रेंज की बात करें तो एसएलआर की रेंज है वो कितनी है आपका 15 to 40%। तो इसका मतलब है कि बैंक जो मिनिमम एसएलआर डिसाइड करेगा वो कितना हो सकता है आपका 15% हो सकता है, और जो मैक्सिमम डिसाइड करेगा वो कितना हो सकता है आपका ये 40% तक आपका जा सकता है आपका। क्लियर है। अब देखो ये एसएलआर भी क्यों डिसाइड करा, इसका क्या रोल है ये भी समझ लेते हैं। देखो एसएलआर के भी 2 ही रोल होते हैं। पहला यानी एक मार्केट में जो डिपॉजिटर्स हैं वो क्या कर देते हैं कि डिमांड हाई कर देते हैं कि हमें अपना पैसा क्या चाहिए आपका ये वापिस चाहिए, है ना। तो इसको हम बोलते हैं आपका सडन हाई डिमांड ऑफ रिटर्न मनी, कि बैंकों के पास क्या आ जाए कुछ ऐसी डिमांड आ जाए कि उनको क्या करना पड़े डिपॉजिटर्स का पैसा वो आपका रिटर्न करना पड़े। तो उस कंडीशन में जो ये पैसा रखा हुआ है इनके पास उसका यूज कर सकते हैं। और जो सेकंड पॉइंट होगा वो आपका सेम रहेगा, वो क्या होगा आपका ये मैनेज्ड मनी सप्लाई, कि इसका जो यूज किया जाता है जो हमारी मनी सप्लाई है ना, उसको क्या करेगा आपका ये मैनेज करने के लिए आपका यूज करेगा। ये भी आप समझ गए। अब इसमें क्या रिजल्ट निकलेगा आप समझ लीजिए। इसका जो रिजल्ट है वो क्या है, इसमें हम ये कहते हैं कि जब मार्केट में क्या होगा आपका हाई इन्फ्लेशन है। सही है, इन्फ्लेशन कैसे है आपका हाई है, तो हाई इन्फ्लेशन की कंडीशन में जैसे हमने सीआरआर को इंक्रीज करा था ऐसे ही क्या करेगा जो सेंट्रल बैंक है वो एसएलआर को भी क्या कर देगा आपका इंक्रीज कर देगा। सही है, तो एसएलआर को इंक्रीज करने पर उनको एक ज्यादा से ज्यादा अमाउंट कहाँ रखना पड़ेगा सिक्योरिटी के तौर पर अपने पास रखना पड़ेगा। अपने पास जो पैसा ज्यादा रखेंगे तो उस कंडीशन में जो बोरोइंग है वो क्या करनी पड़ेगी उनको आपका ये कम करनी पड़ेगी। अगर बोरोइंग कम होती है तो इसका मतलब है कि जो मनी सप्लाई है मार्केट में वो भी क्या हो जाएगी आपका वो कम हो जाएगी आपका। क्लियर है। एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब क्या हुआ, वाइस वर्सा का मतलब हुआ कि मार्केट में अगर लो इन्फ्लेशन है तो एसएलआर क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, जिससे बोरिंग आपका बढ़ेगी और मनी सप्लाई भी क्या होगी धीरे धीरे आपका वो बढ़ने लगेगी। सही ना। तो ये सारा का सारा जो पॉइंट था वो किसका था आपका ये एसएलआर से आपका रिलेटेड है। एक और बात समझ लेते हैं यहाँ पर। देखिए इसमें जो सीआरआर है और
SLR है, सी है SLR, दोनों के दोनों जो है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, आपका लीगल रिजर्व रेशियो कहा जाता है ना, सी है कि जो CRR और SLR हैं वो किसके पार्ट होते हैं, आपका लीगल रिजर्व रेशियो के पार्ट होते हैं। क्लियर है। सेकंड पॉइंट ये है कि ये दोनों जो यूज किए जाते हैं ये आपका मार्केट में जो इन्फ्लेशन है वो कैसे आपका लॉन्ग रन, यानी ये मैनेज करते हैं दोनों के दोनों आपका लॉन्ग रन इन्फ्लेशन को। लॉन्ग रन का मतलब है कि जहां पर जो पीरियड होगा वो क्या होगा आपका मोर ईयर, है ना, कि वो मोर देन क्या होगा, 1 साल से आपका ज्यादा होगा। तो ये दोनों पॉइंट ध्यान रखना कि यहाँ पर दोनों किसके पार्ट है, हमारे हमारे लीगल रिजर्व रेशियो के पार्ट है। और जो मैनेज जो किए जाते हैं मनी सप्लाई में वो आपका लॉन्ग रन के लिए आपका मैनेज आपका हम करके आपका चलते हैं आपका, ठीक है। तो हमने 2 पॉइंट आपका डिस्कस कर लिए। अब हम तीसरे पॉइंट के ऊपर आते हैं, आपका जो हमारा तीसरा थर्ड पॉइंट है, देखिए जो हमारा थर्ड पॉइंट है उसको हम बोलते हैं आपका बैंक रेट बोलते हैं। अब समझ लेते हैं बैंक रेट क्या होता है। देखिए देखो बैंक रेट में क्या होता है, इट इज दैट रेट एट विच द सेंट्रल बैंक यानी RBI प्रोवाइड्स लोन टू द कॉमर्शियल बैंक। जिस रेट पर जो सेंट्रल बैंक है यानी जो हमारा RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो लोन प्रोवाइड करता है किसको, आपका कॉमर्शियल बैंक को फॉर अ लॉन्ग पीरियड। ये कॉमर्शियल बैंक भी कह सकते हो, ये आपका ये बैंकिंग सिस्टम यानी और भी कोई और भी है हमारे बैंकिंग सिस्टम जैसे डेवलपमेंटल बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, वो भी इसी में आपके इंक्लूड आपका होंगे आपका, सही है ना। देखिए तो इसका मतलब मैंने क्या बताया कि जो बैंक रेट है वो रेट होता है जिस पर जो RBI है वो लोन प्रोवाइड करता है किसको, आपका ये कॉमर्शियल बैंक को। और जो लोन प्रोवाइड किया जाएगा वो कितने समय के लिए, मतलब फॉर अ लॉन्ग पीरियड, की जो लोन प्रोवाइड किया गया है आपका लॉन्ग पीरियड के लिए किया गया है। लॉन्ग पीरियड का मतलब है मोर देन 1 ईयर, कि 1 साल से ज्यादा के लिए आपका लोन आपका प्रोवाइड आपका किया जा रहा है। दोबारा समझ लीजिए कि बैंक रेट वो रेट होता है जिस पर जो सेंट्रल बैंक है लोन प्रोवाइड करता है किसको, आपका कॉमर्शियल बैंक को। उस रेट को हम क्या कहते हैं, आपका ये बैंक रेट आपका ये कहा जाएगा। और ये कैसी पॉलिसी के अंदर आता है, ये आपका लॉन्ग पीरियड कह सकते हैं, लॉन्ग टर्म लैंडिंग पॉलिसी भी आपका ये कहा जा सकता है। बैंक इसमें क्या करेगा, देखो सेम अगर मार्केट में क्या है आपका इन्फ्लेशन है यानी हाई इन्फ्लेशन है मार्केट में, तो हाई इन्फ्लेशन की कंडीशन में जो बैंक रेट होता है वो क्या कर देंगे, वो इंक्रीज कर देंगे। बैंक रेट के इंक्रीज करने से जो बोरिंग है हमारी, है ना, जो बैंक से हम पैसा उधार लेंगे लोग, बोरिंग क्या बन जाएंगे आपका ये, बोरिंग आपका ये कॉस्टलियर हो जाएगी आपका, सही है। बोरिंग कॉस्टलियर होने का मतलब है कि लोग क्या करेंगे, आपका एक कम पैसा उधार लेंगे, जिससे जो मनी सप्लाई है वो क्या हो जाएगी आपका, वो कम हो जाएगी। और मनी सप्लाई कम होने का मतलब है जो प्राइसिंग है हमारे वो भी क्या हो जाएंगे आपके कम होने लगेंगे, जिससे जो इन्फ्लेशन की कंडीशन है वो क्या हो जाएगी आपका ये सही हो जाएगी, है ना। सेकंड, अगर मार्केट में क्या आपका लो इन्फ्लेशन है या मॉडरेट इन्फ्लेशन है तो उसमें क्या होगा, ये सारे अपोजिट हो जाएंगे। बैंक रेट कम हो जाएगा, जो बोरिंग है वो हमारी क्या हो जाएंगे आपका ये चीपर हो जाएंगी, मतलब, है ना। बैंक रेट कम होने का मतलब जो बोरिंग होगी वो क्या हो जाएंगी हमारी आपका ये चीपर हो जाएंगे। आपका मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, धीरे धीरे आपका ये बढ़ने लगेगी, आपका लोग ज़्यादा पैसा उधार लेंगे और जिससे जो प्राइसिंग है वो भी हमारे धीरे धीरे क्या होंगे आपका और बढ़ेंगे। प्राइसिंग बढ़ने का मतलब है कि इन्फ्लेशन क्या हो रहा है, मतलब जो लो इन्फ्लेशन और बैलेंस इन्फ्लेशन की तरफ इंक्रीज हो रहा है और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी हमारी धीरे धीरे क्या होगी, वो आपका ये बढ़ने आपका ये लगेगी आपका, सही है। तो ये हमारा किसका कंसेप्ट हो गया, आपका ये बैंक रेट का। और जो बैंक रेट है कैसा कंसेप्ट है आपका ये लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए है। देखो यहाँ पर ध्यान रखना लॉन्ग टर्म पीरियड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जो हमारे नेक्स्ट एलिमेंट्स हैं उनमें डिफरेंस सिर्फ इनके पीरियड का है, ठीक है। देखिए देखो अब हम नेक्स्ट की बात करें जिसको हम बोलते हैं आपका रेपो रेट, जो फोर्थ पॉइंट है हमारा, दैट इज कॉल्ड रेपो रेट। अब ये समझ लेना यहाँ पर रेपो रेट है, इसको हम आपका रीपर्चेज रेट एग्रीमेंट भी कहते हैं या रीपर्चेज रेट भी कहा जा सकता है, सही है। अब ये हमारा क्या है, रेपो रेट और आपका रीपर्चेज रेट। पहले इसमें थोड़ा डिफरेंस समझ लेते हैं। इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसको हम कहेंगे आपका ये रिवर्स रेपो रेट। दोनों को एक साथ समझना होगा आपको, जब भी आसानी समझ में आएगा, है ना। या हम इसको कह सकते हैं आपका रिवर्स रीपर्चेज रेट।
सबसे पहली बात, इन दोनों का जो डिटर्मिनेशन किया जाता है वो अंडर रीपर्चेज एग्रीमेंट, यानी इन दोनों में एक एग्रीमेंट किया जाएगा, उसको हम क्या कहते हैं आपका ये रीपर्चेज एग्रीमेंट आपका ये कहा जाएगा। तो हमें समझना है कि जो हमारा रीपर्चेज एग्रीमेंट है वो क्या है। देखिए फर्स्ट वाले में क्या है, देखो अभी हमने पढ़ा था कि इससे पहले कि आरबीआई हमारा लोन प्रोवाइड कर रहा है किसको, आपका ये कॉमर्शियल बैंकों को, सी है। सेम यहाँ पर भी वही है कि इस कंडीशन में भी आरबीआई क्या करता है, आपका लोन प्रोवाइड करेगा किसको, आपका कॉमर्शियल बैंकों को। लेकिन यहाँ पर जो लोन दिया जाएगा फॉर अ शॉर्ट पीरियड, की जो लोन दिया गया है वो लॉन्ग पीरियड के लिए नहीं दिया गया, कैसे गया आपका ये शॉर्ट पीरियड के लिए आपका दिया गया है। और इस कंडीशन में जो कॉमर्शियल बैंक है, इस कंडीशन में जो कॉमर्शियल बैंक है वो क्या करेंगे, आरबीआई को गवर्नमेंट बॉन्ड्स देंगे, सी है। कि जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं ये आरबीआई को क्या देते हैं, आपका ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स दे देते हैं अपने, है ना। और ये इनसे प्रॉमिस करते हैं कि ये जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स है ये क्या करेंगे, इसको आपका रीपर्चेज या ना कर लेंगे। जैसे ये टाइम पीरियड आपका खत्म होगा तो कॉमर्शियल बैंकों को ये जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स है ये दोबारा से क्या करने में, खरीदने होंगे, इसलिए क्या कहते हैं इसको, आपका अंडर रीपर्चेज एग्रीमेंट कहा जाता है, ठीक है। दोबारा बता रहा हूँ, देखो इसमें क्या होता है कि आरबीआई लोन प्रोवाइड करता है किसको, आपका कॉमर्शियल बैंक को, लेकिन जो लोन दिया गया है वो एक शॉर्ट पीरियड के लिए दिया गया है। और इसके रिगार्डिंग जो कॉमर्शियल बैंक है वो इनके पास क्या करते हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट करते हैं। सिक्योरिटी को हम क्या कहते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स कहते हैं। और ये प्रॉमिस करते हैं कि जैसे ये पीरियड आपका खत्म होगा, सी है, सपोज करो कि जो लोन दिया गया है वो आपका 1 to 14 डेज की रेंज आपका हो सकती है, सी है। तो इस जैसे इसमें से कोई भी पीरियड उन्होंने चूज करा, 1 वीक का करा या आपका 10 डेज का, तो जैसे ही पीरियड पूरा होगा तो इनको ये सिक्योरिटी क्या होगी, आपका ये परचेज आपका करनी पड़ेगी, है ना। आप देखो इसको भी समझ लेते हैं। अब इसमें क्या होता है कि सपोज करो ये आरबीआई है इधर, ये और इधर क्या है आपका ये कॉमर्शियल बैंक है, ठीक है। देखो कॉमर्शियल बैंकों के पास क्या होता है कि जब इनके पास कुछ एक्सेस रिजर्व हो गया, है ना, कॉमर्शियल बैंकों के पास क्या है कि एक्सेस फंड पड़ा हुआ है, ठीक है। अब जो फंड है वो उनका यूज नहीं हो रहा, ठीक है, क्योंकि फंड कैसा अमाउंट है, आपका सरप्लस अमाउंट है, ठीक है। तो ये जो फंड होता है कॉमर्शियल बैंक इस फंड को कहां पर पार्क कर देते हैं, आपका ये आरबीआई के पास। यानी इन्होंने क्या करा, ये जो सारा का सारा अपना जो फंड्स है वो कहां पर रख दिया, आपका आरबीआई के पास आपका रख दिया। अब आरबीआई क्या करेगा, इस फंड्स पर क्या देगा, इनको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा। तो इस पर जो आरबीआई आपका इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है या कॉमर्शियल बैंक जो इंटरेस्ट रिसीव करेगा उसको हम क्या कहते हैं, आपका रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। अब इस कंडीशन में अपोजिट होगा, इसमें सिक्योरिटी किसने रखी थी, आपका कॉमर्शियल बैंक ने। इसमें सिक्योरिटी कौन रखेगा, आपका इसमें सिक्योरिटी रखेगा आपका ये आरबीआई। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं वो आरबीआई किसके पास रख देगा, आपका कॉमर्शियल बैंक के पास। और उसको प्रॉमिस करेगा जैसे ये पीरियड पूरा होगा, जितने समय के लिए उसने पैसा आपका रखा है वो उसको क्या करेगा, उससे आपका वापस आपका ये ले लेगा। यानी रीपर्चेज या बाय बैक, यानी इसको हम बोलते हैं आपका बाय बैक ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कि उनको क्या है जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है वो उनको परचेज आपका दोबारा से आपका करनी पड़ेगी। तो जिस रेट पर कॉमर्शियल बैंकों ने पैसा रखा है आरबीआई के बाद, उस रेट को हम क्या कहते हैं, आपका रिवर्स रेपो रेट आपका कहा जाता है। क्लियर है। एक और पॉइंट, ये दोनों जो पॉइंट हैं इनको क्या बोलते हैं, आपका अंडर रीपर्चेज एग्रीमेंट है, ये तो समझ में आ गया आपको, है ना। सेकंड जो एक होता है हमारा LAF होता है ना, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ये जो दोनों के दोनों रेट हैं, यानी रेपो रेट हैं, जो रेपो रेट है आपका सी है और जो आपका रिवर्स रेपो रेट है, ये किसके अंडर डिसाइड किए जाते हैं, आपका लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का आपका पार्ट है। और ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों जो डिसाइड किए गए हैं, ये आपका शॉर्ट पीरियड के लिए आपका लोन आपका दिया गया है या शॉर्ट पीरियड के लिए पैसा आपका ये रखा गया है। जबकि पहले वाले में मैंने आपको बताया था कि वो क्या था, हमारा आपका लीगल रिजर्व रेशियो था। लीगल रिजर्व रेशियो के दो कंपोनेंट्स होंगे, फर्स्ट क्या होगा आपका CRR होगा और सेकंड क्या होगा आपका SLR होगा। ये दोनों कैसे हैं, ये लॉन्ग टर्म के लिए हैं। कैसे हैं आपका ये लॉन्ग टर्म्स के लिए आपका यूज किए जाते हैं, ठीक है। कि आई होप आपको ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। अभी हम आगे भी पढ़ेंगे, हमारी क्लास कंप्लीट नहीं हुई है आपका। देखिए देखो अगर हम नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट को हम बोलते हैं आपका MSF कहा जाता है, ठीक है। जो हमारा 5th पॉइंट है,
देखिए अब हम बात कर रहे हैं अपने फिफ्थ पॉइंट की। जो फिफ्थ पॉइंट है उसको, सॉरी फिफ्थ हो गया ना, सिक्स पॉइंट। जब सिक्स पॉइंट है उसको बोलते हैं एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अभी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या है, देखो ये भी समझ लेते हैं, है ना। अभी तो देखो ये सारे के सारे जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं टाइम बेसिस क्या है, उसमें जो मेन एलिमेंट्स है वो टाइम फैक्टर है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि हमारा जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है, इसमें क्या करता है कि जो आरबीआई है और सेकंड कौन है आपका, ये कॉमर्शियल बैंक है, ठीक है। अब सपोज कीजिए जो कॉमर्शियल बैंक हैं, इन कॉमर्शियल बैंकों को इमरजेंसी फंड की जरूरत पड़ गई, कि इनको इमरजेंसी लोन की जरूरत पड़ी, कि इनको आज पैसा चाहिए, इनको कल पेमेंट करनी है, आज इनको पैसे की रिक्वायरमेंट है, क्लियर है। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, जो आरबीआई है, आरबीआई क्या करता है कॉमर्शियल बैंकों को फॉर अ डे, है ना, फॉर अ डे का मतलब है कि एक दिन के लिए क्या करेगा, इनको पैसा प्रोवाइड कर देगा, किसको, कॉमर्शियल बैंकों को। फॉर अ डे का मतलब होता है यहाँ पर कि जो पैसा दिया गया है वो 20 आवर्स के लिए इनको आपका दिया गया है। तो जिस ये कैसा लोन है आपका, ये इमरजेंसी लोन है, ठीक है। इसलिए हम क्या कहते हैं, जो एमएसएफ है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, किसका पार्ट हो गया आपका ये, इसको हम इमरजेंसी लोन भी कह सकते हैं। यह क्या होता है आपका, ये एक नोटिस लोन है। नोटिस लोन का मतलब है कि जो पैसा दिया गया है एक आपका शॉर्ट पीरियड के लिए आपका दिया गया है, सी ना, कितने के लिए आपका, 24 आवर्स के लिए। इसके बाद कॉमर्शियल बैंकों को ये पैसा क्या होगा आपका, वापस आपका करना पड़ेगा। तो जब बैंकों ने जो पैसा लिया है वो 24 घंटे के लिए उधार लिया है, और इसी फैसिलिटी को हम किसके नाम से जानते हैं, आपका मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के नाम से आपका ये जाना जाता है। इसको हम इमरजेंसी लोन या नोटिस लोन भी आपका ये कहते हैं, है ना। दूसरी बात, ये जो बैंक्स हैं, जो बैंक्स होते हैं कॉमर्शियल बैंकों को राइट होता है कि उनकी जो टोटल नेट टाइम NDTL है ना, जो उनकी नेट डिपॉजिट टाइम लिमिटेड है ना, जो नेट डिपॉजिट एंड टाइम लिमिट है, उसका ये 1% तक क्या कर सकते हैं, बोरिंग आपका ये ले सकते हैं। यानी इनके पास जो ये अमाउंट है सारा, है ना, ये NDTL क्या होता है, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनेगी, इसमें आप समझ सकते हो। इनका जो टोटल पार्ट है उसका कितना लोन ले सकते हैं आपका, ये 1% तक आपका लोन आपका लिया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए कि बैंकों की अगर ये आपका ये 10,000 करोड़ की है टोटल NDTL, तो इसका मतलब है एक दिन के लिए इनको जो लोन मिलेगा वो कितना मिल सकता है आपका, 100 करोड़ तक आपका बोरिंग आपका ये कर सकते हैं, क्योंकि इसका 1% निकाला तो 100 करोड़ आ गया। तो इसी को हम क्या बोलते हैं आपका ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी आपका ये कहा जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट को बोलते हैं आपका ये ओपन मार्केट ऑपरेशन कहा जाता है। देखिए अब हमारे 2 पॉइंट रह गए हैं सिर्फ आपका, है ना। देखिए 7th पॉइंट है आपका ये ओपन मार्केट ऑपरेशन। देखो जो ओपन मार्केट ऑपरेशन है, इट इज रिलेटेड टू द सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन द ओपन मार्केट। तो इसका मतलब ये होता है कि जब आरबीआई क्या करती है कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है ना, ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को मार्केट में सेल और परचेज करना स्टार्ट कर देती है, तो उस ऑपरेशंस को हम क्या कहते हैं, आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन आपका कहा जाता है ना। और ये जो कंडक्टेड किया जाता है डे टू डे बेसिस पे, डे टू डे बेसिस पे, है ना, कि जो ओपन मार्केट ऑपरेशन का वर्क है वो डे टू डे बेसिस पर आपका ये किया जाता है, ठीक है। अब देखिए अगर मार्केट में कैसा इन्फ्लेशन है आपका, अगर मार्केट में हाई इन्फ्लेशन है, तो हाई इन्फ्लेशन की कंडीशन में वो सिक्योरिटी को क्या करेंगे, आपका ये सेल करना स्टार्ट कर देंगे। सिक्योरिटी को सेल करने से जो लोगों का पैसा है वो कहाँ पर आ जाएगा, आपका ये कॉमर्शियल बैंक, सॉरी आरबीआई के पास आ जाएगा, जिससे मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, मार्केट में आपका कम हो जाएगी। और इसका जो अपोजिट है वो क्या आपका, अगर मार्केट में कैसा इन्फ्लेशन है आपका, लो इन्फ्लेशन है, तो लो इन्फ्लेशन की कंडीशन में या मॉडरेट इन्फ्लेशन की कंडीशन सिक्योरिटी को क्या करेगा, आरबीआई आपका परचेज करेगा। तो इसको हम बोलते हैं आपका ये ओपन मार्केट ऑपरेशन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो जो लास्ट पॉइंट है हमारा, लास्ट पॉइंट को हम क्या कहते हैं, आपका करेंसी प्रिंटिंग कहा जाता है। ये सारे के सारे जो टूल्स हमने डिस्कस किए हैं, ये सारे के सारे किसका पार्ट है, आपका ये क्वांटिटेटिव का पार्ट है, ठीक है। और जो लास्ट है हमारा उसको हम बोलते हैं करेंसी प्रिंटिंग। अब एक करेंसी प्रिंटिंग भी समझ लेते हैं क्या है।
देखो करेंसी प्रिंटिंग जो होती है वो दो चीजों पर डिपेंड करती है। सी है, फर्स्ट आपका डिपेंड करती है अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द मार्केट, कि मार्केट में जो गुड्स और सर्विसेज आपका कितनी अवेलेबल है, मतलब कितनी गुड्स का प्रोडक्शन हो चुका है, कितनी सर्विसेज है। इन चीज़ों को देखने के बाद ही गवर्नमेंट क्या करते हैं, करेंसी को आपका प्रिंट करेगी। सी है, सेकंड जो चीज़ है वो डिपेंड करता है आपका पॉपुलैरिटी ऑफ प्लास्टिक मनी, कि लोगों के पास कितनी प्लास्टिक मनी है। और क्या हो सकता है इसमें आपका अवेलेबल ऑफ कैश, कि उन पे पास कितना कैश है। सी है, और उनकी जो कैश को खर्च करने की जो टेंडेंसी है वो क्या है ना। तो जब आरबीआई करेंसी को प्रिंट करता है, करेंसी को प्रिंट करने पर वो दो चीज़ों का ध्यान रखता है। पहले तो ये देखता है कि गुड्स और सर्विसेज की अवेलेबिलिटी कितनी है। सेकंड ये देखता है कि जो प्लास्टिक मनी है लोगों में कितना आपका नोन है, और वो देखेगा कि उनके पास कितना कैश है, और उनको जो पैसे की जो खर्च करने की है ना जो टेंडेंसी है वो कैसी है। इन दोनों चीज़ों को देखने के बाद वो क्या करेगा, मार्केट में करेंसी को प्रिंट आपका ये करेगा आप, है ना। इसमें एक और चीज़ ध्यान रखना कि जो 1 रुपीज़ के है ना, देखो जितनी भी जो भी हमारी करेंसी होती है, जितने बड़े नोट्स होते हैं वो सारे के सारे किसके द्वारा प्रिंट किए जाते हैं आपका ये, वो सारे के सारे आरबीआई के द्वारा आपका प्रिंट आपका किए जाएंगे। बट जो 1 रुपये का नोट होगा, है ना, 1 रुपी नोट, ध्यान रखना आपका 1 रुपी नोट is printed by Ministry of Finance and signed by Secretary। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारी इकोनॉमी में जो 1 रुपए के नोट होते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा आपका प्रिंट किए जाते हैं, और उस पर जो साइन होते हैं वो किसके होते हैं, आपका ये सेक्रेटरी के होते हैं। एंड रेस्ट ऑफ करेंसी प्रिंटेड बाय आरबीआई एंड साइन बाय गवर्नर ऑफ आरबीआई। सी, और उस पर जो साइन होते हैं वो किसके होते हैं, आपके ये गवर्नर के होते हैं। सी, तो ये जितने भी हमने पॉइंट की डिस्कस की, सारे के सारे जो पॉइंट थे वो किससे बिलोंग करते थे, हमारे क्वांटिटेटिव से। सी, देखो हम क्लास को खत्म करने से पहले एक छोटी सी बात डिस्कस करंट अफेयर के पॉइंट समझ लेते हैं कि मार्केट में जो CRR है, सी है, हम इनके प्रेजेंट रेट की बात कर रहे हैं कि मार्केट में इनका प्रेजेंट रेट क्या चल रहा है। अभी आपका प्रेजेंट रेट का मतलब है कि आज 1 अगस्त 2020 की बात करें, है ना, मार्केट में अगर कैश रिजर्व रेशियो की बात करें करंटली वो आपका 3% है। अगर हम SLR की बात करें वो करंटली आपका वो 18% है। अगर हम बैंक रेट की बात करें, जो बैंक रेट है आपका 4.25% है। सी है, अगर हम रेपो रेट की बात करें, रेपो रेट मार्केट में करंटली आपका ये 4% है। अगर हम रिवर्स रेपो रेट की बात करें, जो रिवर्स रेपो रेट है 3.35% है। हमेशा ध्यान रखना कि जो रिवर्स रेपो रेट होगा वो हमेशा रेपो रेट से क्या होगा, कम होगा। सी ना, रिवर्स रेपो रेट इज ऑलवेज लेस देन द रेपो रेट आपका, क्लियर है। और एक और हो गया इसमें आपका MSF रह गया कि जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का रेट है वो हमारा सेम बैंक रेट के इक्वल है आपका 4.25%। ये हमारे कुछ रेट हैं जो मैंने आपके सामने लिखे गए हैं, ये आज के करंट के रेट हैं आपके। सी, तो ये आपके कंपटीशन एग्जाम में सारे काम आएंगे, आपके जो रेट मैंने आपके लिखे गए हैं इसी आप याद कर सकते हो। सी, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपका पूछ सकते हो आपका। थैंक्स टू ऑल ऑफ।